हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल मिशन नेक्स्ट एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन लिए जो आपके एग्जाम में पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है, जो आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें और लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना पुराण है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है। वो राइट ऑप्शन होगा भागवत पुराण, महाभारत, विष्णु पुराण या फिर मत्स्य पुराण। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है मत्स्य पुराण, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पुराना पुराण है वो मत्स्य पुराण है। और दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है पुराणों की संख्या वो कितनी है। तो दोस्तों, वो 18 है, 18। ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है कैलाश सत्यार्थी, मलाला यूसुफई या अभी अहमद या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है। वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है वो अभी अहमद को दिया गया है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो राइट ऑप्शन होगा। और दोस्तों, ये अभी अहमद है वो इथोपिया के प्रधानमंत्री हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है वो अभी अहमद को दिया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किससे संबोधित करता है? प्रधानमंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को या लोकसभा के उपाध्यक्ष को या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है। वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा गया, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देता है? तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो लोकसभा अध्यक्ष है वो अपना इस्तीफा लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों, ये संविधान के अनुच्छेद 94 यानी कि 94 के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र है वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को प्रदान करता है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो राइट ऑप्शन होगा। और दोस्तों, आपको बताना है जो प्रधानमंत्री है वो अपना त्यागपत्र किसे प्रदान करता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी 1757 में, 1782 में, 1748 में या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है। वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो प्लासी की लड़ाई है वो 1757 ईस्वी में लड़ी गई थी। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो राइट ऑप्शन होगा। और दोस्तों, जो प्लासी की लड़ाई है वो सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ी गई थी, जिसमें सिराजुद्दौला को मार दिया गया था। और दोस्तों, जो सिराजुद्दौला है वो बंगाल के नवाब थे, ये भी आपको याद रखना है। और सिराजुद्दौला का जो शासनकाल था वो 1750 से लेकर 1757 के बीच में था, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों, सिराजुद्दौला ने 1756 में कलकत्ता पर आक्रमण किया, जिसमें हजारों बंदियों को एक छोटी सी काल कोठरी में बंद कर दिया था। और जिसमें सभी के सभी जो काल कोठरी में जिन बंदियों को बंद किया था वो सभी मर गए थे। उसकी घटना को ब्लैक होल की घटना कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम बनता है रुद्रप्रयाग में, कर्णप्रयाग में या फिर देवप्रयाग में। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है। वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम है दोस्तों वो देवप्रयाग में है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो राइट ऑप्शन होगा। और दोस्तों, जो अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है वो उत्तराखंड के बद्रीनाथ से हुआ है। और दोस्तों, भागीरथी नदी है वो गंगोत्री के गौमुख से निकलती है, ये भी आपको याद रखना है। देवप्रयाग में इन दोनों नदियों के मिलने के बाद इनको गंगा नाम से बुलाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? चमोली, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग या फिर उत्तरकाशी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है। वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो राइट ऑप्शन होगा। और दोस्तों, भगवान विष्णु को समर्पित बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के चमोली जिले में अवस्थित है। और यह हिंदुओं के पवित्र 4 धामों में से एक है, ये भी आपको याद रखना है। बद्रीनाथ धाम है वो 4 धामों में से भी एक है, जो उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। अशोक किस राजवंश से संबंधित थे? वर्धन, कुषाण, गुप्त या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है। वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो अशोक है दोस्तों वो मौर्य राजवंश से संबंधित थे। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों, मौर्य राजवंश से संबंधित थे। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर नहीं दिया गया, इस वजह से ऑप्शन नंबर डी है वो राइट ऑप्शन होगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो अशोक है वो बिंबुसार का पुत्र था, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों, अशोक ने 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था, ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। आर्यभट्ट और वारमहर किसके समय में थे? गुप्त, चोल, मौर्य या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है। राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है।
तो चलिए मैं आपको बता दूं, आर्यभट्ट और बारहमेड़ थे दोस्तों, वो गुप्त साम्राज्य के विद्वान थे, ये आपको याद रखना है दोस्तों। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है, गुप्त साम्राज्य के जो विद्वान थे वो आर्यभट्ट और बारहमेड़ थे दोस्तों। जो आर्यभट्ट थे वो एक महान गणितज्ञ एवं खगोल वैज्ञानिक थे, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों जो बारहमेड़ थे वो एक गणितज्ञ विभूति थे, ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर किसके शासनकाल में बना था? हरिहर प्रथम, देवराय प्रथम, कृष्णदेव राय या फिर नरसिंह सालवा? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो प्रसिद्ध राम हजारा मंदिर है दोस्तों, वो विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय ने बनाया था, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों ये कर्नाटक के हम्पी में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखिए नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसने सन 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की? MC राजा या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या गांधी जी या फिर डी इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो दोस्तों इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना जो 1936 में हुई थी दोस्तों, वो भीमराव अम्बेडकर ने की थी, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों एक राजनीतिक संगठन था जो ब्राह्मणवादी वर्चस्व के विरुद्ध मजदूरों को एकजुट करने के लिए निर्मित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। विश्व में सबसे अधिक उगाई जाने वाली अन्न की फसल कौन सी है? गेहूं, चावल, जौ या फिर मक्का? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, विश्व में सबसे अधिक जो उगाई जाने वाली अन्न की फसल है दोस्तों वो चावल है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। जो गेहूं है वो दूसरे नंबर पर आता है, सबसे पहले नंबर पर है वो दोस्तों चावल है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मालगुडी डेज किसने लिखी है? सरोजिनी नायडू, R.K. नारायण, मदर टेरेसा या फिर डी इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, मालगुडी डेज किसने लिखी है? तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो मालगुडी डेज है वो महान साहित्यकार R.K. नारायण द्वारा रचित एक लघु कहानियों का जो संग्रह है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ पर R.K. नारायण वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। मालगुडी डेज R.K. नारायण द्वारा लिखी गई है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? दमन और दीप, दादरा एवं नगर हवेली, अंडमान और निकोबार, पुदुचेरी? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है दोस्तों यहाँ पर 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये भी आपको याद रखना है, 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोस्तों सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व केंद्र शासित प्रदेश है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हुमायूंनामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम, अकबर, अबुल फजल या फिर डी इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। रिपीटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, हुमायूंनामा के लेखक हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो दोस्तों हुमायूंनामा के लेखक है वो गुलबदन बेगम है दोस्तों, ये हुमायूं की बहन है, ये आपको याद रखना है। हुमायूंनामा का जो लेखक है वो गुलबदन है बेगम है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। हुमायूंनामा की रचना की लेखक हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने की थी, और दोस्तों ये फारसी भाषा में की गई थी, ये भी आपको याद रखना है, फारसी भाषा में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हाइग्रोमीटर से नापा जाता है वायु वेग, उच्चता, वातावरणीय दाब या वातावरणीय आर्द्रता? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए मैं अब आपको बता दूं, जो हाइग्रोमीटर से नापा जाता है तो वातावरण की आर्द्रता नापी जाती है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। वायु का वेग है दोस्तों वो बैरोमीटर से नापा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? कृषि मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पर्यावरण वन मंत्रालय या जल संसाधन मंत्रालय? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो राष्ट्रीय नदी संरक्षण निषेधालय जो भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों जो अभी में वर्तमान में जल संसाधन है तो नवीन मंत्रालय का गठन किया गया है, ये भी आपको याद रखना है, जिसका नाम है जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनः नवीनीकरण मंत्रालय रखा गया है, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत रत्न पदक के फलक पर क्या अंकित रहता है? घोड़ा, सूर्य, चंद्रमा या फिर कमल? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, इसके मेडल पर पीपल के पत्ते के आकार पर सूर्य का चित्र अंकित रहता है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो दोस्तों राष्ट्र ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों भारत रत्न देश का सर्वाधिक प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार है, और दोस्तों इसकी शुरुआत है वो 1954 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। निम्न में से एक मेघालय की राजधानी है? शिलोंग,
इम्फाल, दिसपुर या फिर आइजोल। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, मेघालय राज्य की जो राजधानी है दोस्तों वो शिलोंग है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों जबकि दिसपुर की जो राजधानी है वो दोस्तों असम है, और जबकि इम्फाल की राजधानी है दोस्तों वो मणिपुर है, और आइजोल की राजधानी है वो दोस्तों मिजोरम है। ये भी आपको याद रखना है। और मैं आपको बता दूं, जो शिलोंग है, जो मेघालय के जो सीएम है दोस्तों वो कोनराड संगमा है। ये भी आपको याद रखना है, कोनराड संगमा मेघालय के जो सीएम है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश भाग लेते हैं या फिर लेता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। केवल दिल्ली, दिल्ली और पुदुचेरी, सभी केंद्र शासित प्रदेश, या फिर कोई भी केंद्र शासित प्रदेश नहीं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया। तो चलिए मैं आपको बता दूं, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जो सभी राज्यों में से केवल केंद्र शासित प्रदेश हैं वो दिल्ली और पुदुचेरी भाग लेते हैं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों ये 70वां प्रावधान है जो संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं वो बी और सी होते हैं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है। विटामिन सी दोस्तों वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों विटामिन सी का अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है रासायनिक नाम, तो दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है वो स्कोर्बिक होता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों वो विटामिन होता है, ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया। और दोस्तों जो बाकी सब जो विटामिन होते हैं, विटामिन ए, डी, के, जो जितने भी विटामिन होते हैं दोस्तों वो सब वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। और दोस्तों विटामिन सी और बी है वो केवल पानी में घुलनशील विटामिन है, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मरीच का उदाहरण है परावर्तन का, अपवर्तन का, या पूर्ण आंतरिक अपवर्तन का, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है और राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो गर्मियों में वायुमंडलीय दृष्टिभ्रम के कारण जो मरीचिका जो दिखाई देती है वो दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देती है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। उपग्रह की परिधि में पृथ्वी के सबसे निकट आने वाला बिंदु कहलाता है एपोजी, पेरिजी, झुकाव बिंदु या फिर कृष्ण बिंदु। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, और दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो पृथ्वी की जो उपग्रह की परिधि में पृथ्वी के सबसे निकट आने वाला बिंदु कहलाता है दोस्तों, उसे पेरिजी कहते हैं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों वो राइट ऑप्शन होगा। अगर दोस्तों आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता पृथ्वी के सबसे दूर स्थित आने वाला बिंदु है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे एपोजी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया। और दोस्तों आपको बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करता है जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।